Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today the date is 26 August and the day is Wednesday. Students, today we will start chapter number 5 gravitations. इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन की फ़ोर्स. हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले साइंटिस्ट में वो कौन से साइंटिस्ट है जिसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया? तो वो कौन से साइंटिस्ट है? आइजैक न्यूटन गेव दिस कॉन्सेप्ट इन 1665. स्टूडेंट, जो न्यूटन्स हैं हमारे पास, इनके माइंड में क्या था कि हर ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो किस वजह से वो करता है? इट मीन्स डैट के जो ये ऑर्बिट्स हैं ये किस वजह से सन के गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, या जो मून है वो हमारी अर्थ के गिर्द किस तरह से रिवॉल्व करता है. इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत ज़्यादा थे कंफ्यूज कि आखिर वो कौन सी फ़ोर्स है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है और अपने ही मैदान में उनको घूमने के लिए प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो इसी मिस्ट्री में ही थे वो कि अचानक क्या हुआ, एक बैठे हुए थे किसी जगह के, एक दरख्त से एप्पल गिरा और वो जो एप्पल था वो उसने डाउनवर्ड फॉल किया. हम तो कहते हैं कि एक्चुअली ऑब्वियसली ज़ाहिर है उसने डाउनवर्ड ही फॉल करना था, लेकिन जो न्यूटन था इनके कॉन्सेप्ट में क्या था कि ये जो एप्पल है इसने डाउनवर्ड ही फॉल क्यों किया. तो उनके माइंड में आया कि यहाँ जो है हमारी इस यूनिवर्स में कोई ना कोई ऐसी फोर्स ज़रूर है जिसने इस ये जो एप्पल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है. तो वो जो फोर्स थी वो क्या थी? हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी. मींस डैट जो फोर्स हमें अर्थ प्रोवाइड करती है, मींस इसमें क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो तमाम ऑब्जेक्ट्स को जब वो फॉल करते हैं तो वो डाउनवर्ड ही क्यों फॉल करते हैं. इट मींस डैट कि वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? पुल करती है. ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यहाँ हमने राइट किया है एवरीबडी इन द यूनिवर्स, के हमारी इस यूनिवर्स में एवरीबडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर दूसरी बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसी न किसी फोर्स की वजह से. अब वो जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो जो दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के. एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी है? वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या है हम कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हैं. ये m1 ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ह्यूज है, इसके निस्बत थोड़ा लिटिल ऑब्जेक्ट है. m1 ऑब्जेक्ट एंड m2 ऑब्जेक्ट. m1 ऑब्जेक्ट जो है वो m2 के ऊपर अपनी फोर्स लगा रहा है, m2 भी कोई ऑपोजिट फोर्स m1 के ऊपर लगा रहा होगा. ठीक है, अब वो कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जिसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो मासेस हैं m1 एंड m2, इनके प्रोडक्ट के, इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी फोर्स जो F हैं m1 और m2 जो मास हैं इन दोनों की प्रोडक्ट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी होगी? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मींस डैट कि ये जो डिस्टेंस है दोनों मासेस, डिस्टेंस आप कहाँ से लेते हैं? जो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं इनके सेंटर से आप मासेस लेते हैं. तो ये सारे इन दोनों की क्या है? आप मास लें, मतलब डिस्टेंस कहाँ से लेना? मास, ये जो फर्स्ट वन मास है इसके सेंटर से, और जो m2 ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर से. तो ये तमाम हमारे पास क्या आ जाता है? इसका डिस्टेंस आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर वो फिगर दोबारा से राइट की है. मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट m1 मैस है, m2 मैस है. ये m1 जो है इसके ऊपर अपनी फोर्स लगा रहा है, m2 इसके ऊपर अपनी एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके मासेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है? d है. तो अब क्या है हमारे पास कि वो जो फोर्स है इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनके ज़ब के, मींस डैट m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दें, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इन्हीं के स्क्वायर के डिस्टेंस के बिटवीन देम, बिटवीन टू मासेस. तो क्या आ जाएगा? F इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/d स्क्वायर. तो अब इस दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 डिनोमिनेटर में एंड d स्क्वायर डिनोमिनेटर में. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है? इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. जब हम इनके डायरेक्टली के साइन को जब हम इसके मतलब खत्म करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वल आ जाता है. एंड देन यहाँ पर एक कांस्टेंट हम डिफ़ाइन करते हैं जिसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं? g है हमारे पास. और g हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो क्या हमारे पास फार्मूला बन जाता है? F = g m1 m2 / d स्क्वायर.
तो अच्छा स्टूडेंट, ये थी हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारी यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो किस तरह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, आखिर कौन सी फोर्स है जिनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये आई हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहाँ से थोड़ा मतलब यहाँ से इसका एक्सप्रेशन हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से जी का फार्मूला थोड़ा सा इस तरह से निकालना है। जी को यही रहने दें एफ डी स्क्वायर, एफ के साथ मल्टीप्लाई एफ डी स्क्वायर एंड एम वन एम टू जब लेफ्ट साइड पे आएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड एम वन एम टू। तो जी को हमने क्या डिफाइन किया, जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन्स ग्रेविटी की वजह से ये एक इंट्रोड्यूस हुआ है ये कांस्टेंट। दैट्स वाई जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है आपके पास, जी इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। और साथ स्टूडेंट जो यूनिट है वो हमने किस तरह से यहाँ राइट किया है, देखें एफ हमारे पास फोर्स है तो क्या आ गया न्यूटन, वो न्यूटन। डी स्क्वायर, डी मीन्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होंगे, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या है, मासेज हैं, हमारे पास 2 मासेज हैं। तो क्या आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के जो यूनिट यहाँ पे डिफाइन किए गए वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पर हम तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, कि हर ऑब्जेक्ट का अगर कोई रिएक्शन है तो उसका अगर आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद होता है। तो हम इन मासेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किस तरह डिफाइन करते हैं, इफ़ m1 अट्रैक्ट्स m2, अगर m1 m2 का अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स से, देन ऑब्वियसली सी बात है कि m2 जो है वो भी फोर्स लगाएगा m1 के ऊपर। तो वो क्या हो जाएगी, बाय एन ऑपोजिट फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है m1 m2 पे फोर्स लगाएगा f, तो m2 भी m पर फोर्स लगाएगा -f। ठीक है, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट किस में होते हैं, रिएक्शन में होते हैं। स्टूडेंट ये ला हम कब डिफाइन करते हैं, देखिए अगर कोई अगर यूँ होता कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा होता तो यूँ तो फिर क्या होता कि तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रही है उन्हीं की तरफ ही तमाम जो हैं वो कोलैप्स होते जाते हैं। तो ये डिफाइन हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अगर m1 m2 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो m2 भी ऑपोजिट फोर्स के साथ उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। दैट्स वाई जो उनके मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, जो उनको आपस में कोलैप्स नहीं होने देती बट एक लिमिट में रहते हुए उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हमारा था आज का टॉपिक। इसको अच्छी तरह से अपनी बुक से रीड कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।